गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं भूपेंद्र कुमार शुक्ला परीक्षा दृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए इतिहास का कंटेंट लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास बहुत ब्रॉड है, इतिहास का सिलेबस अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो हम जैसा कि मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हमारा आज चर्चा होना है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी में इसके बाजार नियंत्रण, इसका सैन्य सुधार, इसके स्थापत्य कला, ऐसी बातें और ये सब बातें और ये सब कंटेंट और टॉपिक पिछली क्लास में हो चुका है। तो आज की क्लास होगी अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान, द अटैक ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वतः रुचि लेकर के कहीं जाकर के आक्रमण नहीं किया है। बहुत ही कम जगहों पर वह जाकर के स्वतः आक्रमण करता है। ज्यादातर इसके जो आक्रमण हुए हैं ये आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर और सूबेदारों ने किया है। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास है अलाउद्दीन खिलजी। आज की क्लास है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का अटैक। क्या पढ़ना है? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का अटैक। टाइमिंग लिख लीजिएगा 1296 AD टू 1296 AD टू ये 1316 AD। ठीक है, ये इनका टाइम याद रखिएगा, ये इनका टाइम बेटा याद रखना है। ठीक है, ठीक है। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अगर मैं विजय अभियानों की बात करूं तो आप देख सकते हैं, पहला आप देख सकते हैं चित्तौड़ का अभियान, चित्तौड़ का अभियान, चित्तौड़ का अभियान। ठीक है, चित्तौड़ का अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहां चीजें आप देखते हैं 1303 में चित्तौड़ का अभियान होता है, ये मैंने 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 1303 में AD में ये अटैक होता है। उसके बाद चित्तौड़ अभियान के बाद आप लिखेंगे जालौन का अभियान, जालौन का अभियान, जालौन का अभियान 1309 और 10 AD में जालौन का अभियान। उसके बाद बेटा आप लिखेंगे गुजरात का अभियान, गुजरात अटैक, गुजरात का अभियान, गुजरात का अभियान। आप इनके अटैक को क्रमवार तरीके से लिखिए, फिर हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन चीजों को एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो गुजरात अभियान में याद रखिएगा एक बार 1299 में एक बार आक्रमण हुआ और एक बार बेटा 1301 में आक्रमण हुआ। तो इस पर 2 बार आक्रमण हुआ गुजरात पर। चौथा आक्रमण है वारंगल पर, चौथा आक्रमण है वारंगल पर। तो वारंगल आक्रमण पर भी याद रखना है 2 बार आक्रमण हुआ। वारंगल पर भी 2 बार आक्रमण हुआ। एक आक्रमण हुआ था 1303 में और एक आक्रमण हुआ था बेटा 1310 और 11 में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे देवगिरी पर आक्रमण, देवगिरी पर आक्रमण, देवगिरी पर आक्रमण खास करके 1308 AD। तो खैर ये अलाउद्दीन खिलजी के अटैक हैं जो अपने आप में काफी यूनिक हैं। इन डेट को और इन चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहां से चीजें हम लोग क्रमवार तरीके से अब पढ़ना बेटा शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का अटैक। चीजें स्पष्ट हैं, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो जैसे ही हमने कहा कि पहला अटैक की बात करनी है, पहला आक्रमण कौन था? चित्तौड़ का अभियान। पहला अटैक कौन था? चित्तौड़ का अभियान। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया, चित्तौड़ का अभियान। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 1303। ठीक है, चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का नाम इसने रख दिया, चित्तौड़ अभियान में यह विजयी हुआ और चित्तौड़ का नाम रख दिया इसने अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद। इसका नाम रखता है खिजराबाद और यहां का गवर्नर नियुक्त करता है अपने पुत्र खिज्र खां को, अपने पुत्र खिज्र खां को, खिज्र खां को। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया? चित्तौड़ का नाम रख दिया गया, चित्तौड़ का नाम बेटा रखा गया खिजराबाद। चित्तौड़ का क्या नाम रखा गया? खिजराबाद। और यहां का गवर्नर कौन बनता है? यहां का जो गवर्नर बनेगा
गवर्नर बनता है खिज़्र खां, ये इसका पुत्र था। चीजें क्लियर हैं? अब देखिए दूसरी अगर मैं बात करूं तो जालौन है। जालौन है, कहा जाता है कि 1309 और 10 एडी के लगभग जालौन पर आक्रमण करता है और जालौन का नाम रख दिया जाता है जलालाबाद। जलालाबाद, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जालौन का नाम इसने जलालाबाद रख दिया, चित्तौड़ का नाम इसने खिजराबाद रख दिया। और उसके बाद हम अगर आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूं, अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा गुजरात अभियान, खिलजी का गुजरात अभियान, ठीक है। गुजरात पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण, तो गुजरात पर आक्रमण करने जाता है मोहम्मद शाह मंगोली। मोहम्मद शाह मंगोली, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। गुजरात पर आक्रमण करने जाता है मोहम्मद शाह मंगोली, ठीक है। कौन आक्रमण करने जाता है? मोहम्मद शाह मंगोली। टाइमिंग है 1299 एडी, टाइम है 1299। और कहा जाता है कि गुजरात का जो शासक है, गुजरात का बेटा जो शासक है, ये राजा साहब इसके शासक हैं खैर राजा कर्णदेव। कर्णदेव और उनकी पत्नी देबल, उनकी पत्नी देबल और कर्णदेव गुजरात में राजा हैं। और कहा जाता है कि जब मोहम्मद शाह मंगोली ने आक्रमण किया तो ये राजा और रानी जाकर के शरण लेते हैं बेटा, शरण लेते हैं देवगिरी। कहां शरण लेते हैं? देवगिरी। और देवगिरी का शासक कौन है? राजा रामचंद्र देव। मैं आगे पढ़ाऊंगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह मंगोली के नेतृत्व में, मोहम्मद शाह मंगोली कौन है? ये भैया सेनापति है। ये क्या है? सेनापति है। सेनापति है। किसका सेनापति है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान, ये सेनापति भेजता है मोहम्मद शाह मंगोली को, किसके लिए? गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए। गुजरात में राजा हैं राजा कर्णदेव और पत्नी देबल। ये दोनों पति पत्नी भाग करके शरण लेते हैं राजा रामचंद्र देव के यहां। कहा जाता है कि रामचंद्र देव जी ने इनको शरण दिया और दिल्ली से शत्रुता मोल ली। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को भी सबक सिखाने का योजना बनाया और आप देखेंगे कि आगे रामचंद्र देव पर भी अटैक किया गया। अगला आक्रमण जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो रामचंद्र देव देवगिरी अभियान भी पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल यहां देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं आपको मैप से चीजें बताना चाहूं तो थोड़ा चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि मैंने बताया कि गुजरात में मोहम्मद शाह मंगोली, मोहम्मद शाह मंगोली जब आक्रमण करता है तो यहां के राजा कौन है? कर्णदेव और देबल। ध्यान दीजिएगा, ये है देवगिरी, वर्तमान महाराष्ट्र, ये है देवगिरी। तो याद रखिएगा जब गुजरात पर अटैक हुआ तो कर्णदेव और पत्नी देबल कहां आ जा रहे हैं भैया? यहां कर्णदेव और देबल ने यहां पर शरण ली देवगिरी में। ये कौन राजा है? राजा साहब हैं आपने देखा रामचंद्र देव। कौन राजा है? रामचंद्र देव। तो इतनी बात आपको मैप से समझ में आई। यही चीज को मैंने मैप में बनाने का प्रयास किया है कि रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे और यहां पर गुजरात के राजा रानी आकर के शरण लेते हैं। मोहम्मद शाह मंगोली ने गुजरात में कत्लेआम किया। खिलजी की सेना ने पूरे गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया और गुजरात से बड़े पैमाने पर हीरा मोती मारी के लूट करके दिल्ली ले जाया गया। देखिए, मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति समझिएगा नाम क्या है? मोहम्मद शाह मंगोली। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मोहम्मद शाह मंगोली ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया और इसको गुजरात से एक मराठन हाथ लगी और इसी मराठन का नाम है चिमना बेगम। क्या नाम है?
चिमना बेगम। इस मराठन का नाम है चिमना बेगम। मोहम्मद शाह मंगोली ने इस चिमना बेगम से विवाह का प्लान किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने चिमना बेगम से स्वतः विवाह कर लिया। मोहम्मद शाह मंगोली था तो सेनापति, बेचारा चाह करके भी कुछ नहीं कर पाया। और एक दिन कहा जाता है कि मोहम्मद शाह मंगोली चिमना बेगम के साथ दिल्ली से भागता है। दिल्ली में रात्रि को चिमना बेगम, मोहम्मद शाह मंगोली रात्रि के समय दिल्ली छोड़ करके ये भागते हैं और ये शरण लेंगे राजस्थान। कहां शरण लेंगे? राजस्थान। चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। ये दिल्ली है, ये है दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली है। राजस्थान में एक जगह है रणथंभौर। कौन सी जगह है? रणथंभौर। यहां पर राजा हैं हमीर देव। कौन राजा है बेटा? हमीर देव। और इनकी पत्नी का नाम है रंगाबाई। कहा जाता है कि हमीर देव के यहां मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम क्या करते हैं? शरण लेते हैं। ये दोनों दिल्ली से भाग करके कहां शरण लेते हैं? रणथंभौर में शरण लेते हैं, ठीक है। 1299 के अटैक के बाद मोहम्मद शाह मंगोली चिमना बेगम को दिल्ली से लेकर के भागता है और राजपूत हमीर देव जी के यहां शरण लेता है। अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर हमें अपने वो दोनों अपराधी चाहिए, खास करके मोहम्मद शाह मंगोली और रंगाबाई, मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम। बातों पर ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम की बात कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी कि किसी भी कीमत पर हमें अपने वो दो अपराधी चाहिए। हमीर देव को अल्टीमेटम दिया गया और हमीर देव ने इन दोनों को देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप याद रखना है आपको। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे मलिक काफूर की अगुवाई में 1303 में, मलिक काफूर की अगुवाई में, ठीक है, 1299 की घटना हुई है। खास करके आप इसको 1303 की बजाय आप लिखेंगे 1301 में। बेटा क्या लिखना है? सॉरी, 1301 में। 1301 में मलिक काफूर कौन है? ये है सेनापति। किसका? सुल्तान का सेनापति मलिक काफूर दिल्ली से आक्रमण करता है रणथंभौर पर। कहां आक्रमण करेगा? ये मलिक काफूर बेटा आक्रमण करेगा हमीर देव के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, मलिक काफूर ने 1301 में हमीर देव के ऊपर हमला करता है। और ध्यान रखना है रणथंभौर का किला अजय था। रणथंभौर के फोर्ट किले पर 26 मंथ का घेरा डाला गया। कितने मंथ का बेटा घेरा डाला गया? 26 माह का घेरा डाला गया, लेकिन रणथंभौर का किला जीता न जा सका। क्यों? क्योंकि रणथंभौर का किला बिल्कुल पहाड़ के पीक पर, टॉप पर बना था। इसको जीतना बड़ा मुश्किल था। मलिक काफूर और खिलजी को यह लगने लगा अलाउद्दीन को कि अब तो इसको जीतना बड़ा मुश्किल है। हमीर देव के दो अंगरक्षक हैं। कहा जाता है एक का नाम है रतिमल और एक का नाम है रणमल। एक का नाम है रतिमल और दूसरे का नाम है रणमल। कहा जाता है कि रतिमल और रणमल ये दोनों मिल करके हमीर देव के खिलाफ साजिश करते हैं, हमीर देव से विश्वासघात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को अपनी ओर में ला लिया और कहा कि तुम हमीर देव के खिलाफ मेरी मदद करो, हम तुम्हें रणथंभौर का शासक बना देंगे। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा चीजों को पॉइंट से देखिए। मलिक काफूर सुल्तान के आदेश पर 1301 में
आक्रमण करता है कहां? रणथंभौर, रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर पर अटैक हुआ। कहा जाता है कि रणथंभौर के किले को जीतना मुश्किल था। यहां पर राजा है हम्मीर देव, हम्मीर देव, और इतनी पत्नी है रंगाबाई, ठीक है। कहा जाता है कि 26 माह के घेरे के बाद, 26 मंथ का घेरा करने के बाद भी जब इस किले को नहीं जीता गया तो मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी लोगों ने हम्मीर देव के अंगरक्षक नाम मिलता है दो सगे भाई रतिमल और रणमल, रतिमल और बेटा रणमल। ध्यान दीजिएगा, विश्वासघातियों से ये राजपूत परास्त होगा। रात्रि के समय ये दोनों अंगरक्षकों ने किले के दरवाजे को खोल दिया। मलिक काफूर की सेना दबे पांव किले के अंदर घुस आई और हम्मीर देव से युद्ध होता है। कहा जाता है कि यह रणथंभौर का किला 26 माह के घेरे के बाद भी जो जीता न जा सका, इन विश्वासघातियों की वजह से हम्मीर देव के ऊपर अटैक हुआ किले के अंदर, और रात्रि के समय इस हमले का जवाब हम्मीर देव नहीं दे पाए और कहा जाता है हम्मीर देव की हत्या कर दी गई। हम्मीर देव की बेटा क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, ठीक है, हम्मीर देव की हत्या कर दी गई। और रंगाबाई ने जौहर कर लिया। रंगाबाई ने बेटा क्या कर लिया? रंगाबाई ने जौहर कर लिया, रंगाबाई ने जौहर कर लिया। तो चीजों को थोड़ा समझिएगा। कहा जाता है कि, नोट करके लिख लीजिए इस बात को, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के इतिहास का ये प्रथम जौहर था, प्रथम जौहर माना जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का ये पहला जौहर कौन सा? रंगाबाई। इनकी पत्नी रंगाबाई ने जौहर कर लिया, रंगाबाई ने जौहर कर लिया, और ये बेटा राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर है। रतिमल और रणमल बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने प्रॉमिस किया था भैया का, हमें रणथंभौर दे देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और कहता है कि जो अपनों का ना हुआ वो मेरा क्या होगा, ठीक है, जो अपने राजा हम्मीर देव का ना हुआ और वो मेरा क्या होगा। कहा जाता है इन दोनों की क्या कर दी गई? अलाउद्दीन के द्वारा हत्या कर दी गई। और ध्यान रखिएगा, जब हम्मीर देव की हत्या की गई तो रंगाबाई ने, जो कि इतनी क्या है, इनकी पत्नी हैं, इन्होंने जौहर कर लिया। तो राजस्थान के इतिहास का ये प्रथम जौहर है, ठीक है। कहा जाता है मलिक काफूर हम्मीर देव की भैया हत्या करके मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम को पकड़ करके कहां ले जाएगा? दिल्ली ले जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के सामने। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को मृत्युदंड दिया। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने इन दोनों को मृत्युदंड दिया और कहा जाता है कि बड़ा सा तंदूर आग जलवा करके उस तंदूर में इन दोनों को डाल दिया गया और इन दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे। आप थोड़ा ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा। चलिए, कहा जाता है कि देवगिरी ये है, और वर्तमान तेलंगाना ये है वारंगल, वर्तमान तेलंगाना, ठीक है। कहा जाता है कि देवगिरी के जो शासक हैं, देख लीजिए, देवगिरी के जो शासक हैं, इनका नाम है, देवगिरी का जो शासक है उनका नाम है रामचंद्र देव। क्या नाम है बेटा? रामचंद्र देव। देवगिरी के शासक है रामचंद्र देव, और रामचंद्र देव ने शरण दिया था। किसको शरण दिया था? कर्णदेव और देवल को।
इन पति पत्नी को शरण दिया था। याद आ रहा है, ये गुजरात के राजा थे, गुजरात के राजा रानी हैं, गुजरात के राजा और गुजरात के रानी, ठीक है, कर्णदेव और देवल। क्योंकि रामचंद्र ने शरण दिया है, रामचंद्र ने शरण दिया है, शरण दिया है कर्णदेव और देवल को। ये गुजरात से भाग करके यहां पर आ गए थे। परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि 1308 में दिल्ली से मलिक काफूर को भेजा गया। किसको भेजा गया? मलिक काफूर को भेजा गया। मलिक काफूर ने 1308 में देवगिरी पर आक्रमण किया और रामचंद्र देव को परास्त किया। 1308 में देवगिरी पर हमला हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ? मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ। और रामचंद्र देव क्या हुए? रामचंद्र देव बेटा परास्त हुए, ठीक है, रामचंद्र देव क्या हुए? परास्त हुए। कहा जाता है कि कर्णदेव और देवल जो है गुजरात से यहां भाग आए थे जब 1299 में आक्रमण हुआ था। याद आया? यही वजह है कि रामचंद्र देव ने इन्हें शरण दिया था। यही वजह है कि सुल्तान ने 1308 में एक बड़ी सेना देवगिरी भेजा, रामचंद्र के ऊपर आक्रमण हुआ। कहा जाता है कि रामचंद्र देव अधीनता स्वीकार करते हैं, अधीनता स्वीकार करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दिया। क्या दिया बेटा? राय रायन की एक उपाधि देता है, एक राय रायन की उपाधि देता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और कहा जाता है कि जो वर्तमान वारंगल है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है अभी, ये देखिए वारंगल, तो वारंगल में भी शासक हैं प्रताप रुद्रदेव। कौन शासक हैं? प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। चलिए इस पर हम ध्यान देते हैं। कहा जाता है वारंगल के शासक बेटा नाम है प्रताप रुद्रदेव। वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव जिस पर आक्रमण हुआ है, ध्यान रखिएगा, 1303 में आक्रमण हुआ है, 1303 एडी में अटैक हुआ है और यह आक्रमण किया है सुल्तान अलाउद्दीन का सेनापति। सुल्तान अलाउद्दीन का सेनापति मलिक छज्जू, क्या नाम है? मलिक छज्जू ने आक्रमण किया है किसके ऊपर? प्रताप रुद्रदेव के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक छज्जू आक्रमण करता है प्रताप रुद्रदेव के ऊपर। लेकिन कहा जाता है कि प्रताप रुद्रदेव अत्यंत ही महत्वाकांक्षी हैं और इन्होंने मलिक छज्जू को क्या किया? परास्त किया। और मलिक छज्जू भागकर दिल्ली चला गया अपने सुल्तान के पास। अलाउद्दीन खिलजी को इसमें अपना अपमान लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 और 11 एडी में एक विशाल सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजती है। कहां? वारंगल। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने 1310-11 में एक बड़ी सेना वारंगल भेजती है और कहा जाता है कि मलिक काफूर से युद्ध होता है किसका? प्रताप रुद्रदेव का। रुद्रदेव परास्त हुए। प्रताप रुद्रदेव ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को
कोहनूर हीरा भेंट करता है। कोहनूर हीरा भेंट करता है। ध्यान रखिएगा, कोहनूर हीरे का जिक्र सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां शुरू हो रहा है। ये प्रताप रुद्रदेव जो है, ये प्रताप रुद्रदेव परास्त हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी रियासत को उसे वापस दिया, और आप देखेंगे कि प्रताप रुद्रदेव ने कोहनूर हीरा मलिक काफूर को देता है कि यह हमारी तरफ से उपहार है, जाकर के दिल्ली में सुल्तान को दे दिया जाए। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कोहनूर हीरा क्या दे रहा है, भेंट स्वरूप दे रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। कहा जाता है कि वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव जब परास्त हुआ तो यह कोहनूर हीरा भेंट देता है, अधीनता स्वीकार करता है सुल्तान की, और कोहनूर हीरा भेंट देता है दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो कोहनूर हीरे की चर्चा आपको यहां मिलेगी। कहा जाता है कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, खिलजी की बेटा मृत्यु हो जाती है। मलिक काफूर जो खुद को अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी समझता है, तो ध्यान दीजिएगा, मलिक काफूर सुल्तान के सभी उत्तराधिकारियों की भैया हत्या कर देता है। उत्तराधिकारियों की क्या कर देता है, सभी उत्तराधिकारियों की हत्या कर देता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के मृत्योपरांत अलाउद्दीन खिलजी के सभी उत्तराधिकारियों की हत्या कर दिया मलिक काफूर ने। यहां तक कि अंतःपुर और हरम में घुस करके अलाउद्दीन खिलजी के दूध मुहे बच्चे को भी मलिक काफूर ने मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा लड़का, नाम मिलता है मुबारक खां। ये दिल्ली में जब पिता के मृत्यु की सूचना पड़ता है तो यह दिल्ली आता है। पिता की मृत्यु की सूचना पाकर के जब दिल्ली आता है तो कहा जाता है कि मलिक काफूर को दिल्ली में कैद करा दिया गया। कौन कराएगा, मलिक काफूर ने इसको कैद करा दिया मुबारक खां को, और सुल्तान के उत्तराधिकारियों की हत्या कर दिया। अब देखिएगा, कहा जाता है कि मलिक काफूर 1316 में शहाबुद्दीन एक अल्पायु छोटे से बच्चे को, किसको, शहाबुद्दीन को, एक अल्पायु छोटे से बच्चे, नाम मिलता है शहाबुद्दीन को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाता है। मलिक काफूर ने स्वयं सिंहासन पर बैठने की बजाय एक बच्चे को सिंहासन पर बैठा रहा है, और शासन सत्ता अपने हाथ में बागडोर संभालता है। शासन खुद कन्विंस करता है और इस बच्चे को सिंहासन पर बैठाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि मलिक काफूर समझ रहा है कि जैसे ही लोग अलाउद्दीन खिलजी को कुछ भूल जावें और हम अपने इच्छा अनुसार इस बच्चे को तो सिंहासन से हटा ही देंगे, खुद शासन कार्य अपने हाथों में लेता है और एक अल्पायु बच्चे को सिंहासन पर बैठाता है। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का ही कोई एक विश्वास पात्र मलिक काफूर के ऐसी नीतियों को देखता हुआ बड़ा दुखी था। वो मुबारक खां को कैद खाने से आजाद कर दिया। क्या कर दिया, आजाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का ही कोई एक विश्वास पात्र मुबारक खां को कैद खाने से आजाद कर दिया। मुबारक खां जैसे ही फ्री हुआ, मुबारक खां जब कैद से बेटा आजाद हुआ तो इसने मलिक काफूर की हत्या कर दी। ठीक है, शहाबुद्दीन की हत्या कर दी। अब यह हत्या कौन कर रहा है, मुबारक खिलजी कर रहा है, मुबारक खां कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा, मुबारक खां, अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा लड़का मुबारक खां हत्या करता है। और दिल्ली के सिंहासन पर याद रखना 1316 में ही मुबारक खां मुबारक खिलजी के नाम से भैया सिंहासन पे बैठ गया। मुबारक खिलजी के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। ये कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा लड़का। आगे देखिए,
इसने बेटा अपना वजीर बनाया निजामुद्दीन को। किसको बनाया? निजामुद्दीन को। निजामुद्दीन को अपना वजीर बनाता है और कहा जाता है कि मुबारक खिलजी दरबार में महिलाओं के पोशाक पहन करके दरबार लगा देता था। पहन कर दरबार लगा देता था। ये महिलाओं का पोशाक पहन करके दरबार लगा देता है ना, लगाता है। ये महिलाओं के पोशाक पहन करके दरबार लगाता है। ये महिलाओं के पोशाक पहन करके दरबार लगाता है। कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत का वही सुल्तान है जो महिलाओं का पोशाक पहन करके भी दरबार में आ जाया करता था। ये निजामुद्दीन औलिया एक दिन मौका देखता है इसी का वजीर और उसकी हत्या कर देता है और सिंहासन पर बैठेगा निजामुद्दीन औलिया। सिंहासन पर बैठेगा ये है निजामुद्दीन। ये सुल्तान निजामुद्दीन के नाम से सिंहासन पे बैठा और इसने ही वजीर बनाया था गियासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, ये भारत का वह मुसलमान जो दिल्ली की तख्त पर बैठा। इसमें प्रश्न बनता है कि वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में वो कौन सा सुल्तान है जो एक भारतीय मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता था जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो ध्यान रखिएगा, ये निजामुद्दीन ही है जो भारत का मुसलमान है और इसने वजीर बनाया गियासुद्दीन तुगलक को। कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 में मौका देख करके निजामुद्दीन की हत्या कर देता है। निजामुद्दीन की बेटा हत्या कर देता है और यहीं से शुरुआत होगा तुगलक वंश। यहीं से बेटा शुरुआत होगा तुगलक वंश। तो हम लोग पढ़ेंगे, खास करके ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे 1320 से 1414 तुगलक वंश। तो यहीं से शुरुआत होगा तुगलक डिनेस्टी। तो आप देख रहे हैं 1320 टू 1325 गियासुद्दीन तुगलक। कहा जाता है कि सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठता है। नाम है गियासुद्दीन तुगलक। मैं आपको एक बात यह बता दूं कि तुगलक कोई डायनेस्टी, जो ये मैं आपको बताया कि तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, तो तुगलक एक जात या बरादर या कोई कैटेगरी नहीं है। तुगलक कोई वंश नहीं है। इतिहासकारों ने इस इतिहास की सीरीज को बनाने के लिए ये तुगलक एक नाम दिया है। जैसा कि खिलजी एक बेटा डायनेस्टी है, लोदी एक डायनेस्टी है, लेकिन तुगलक कोई डायनेस्टी नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 सिंहासन पर बैठता है और अगली क्लास आपकी खास करके सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक को लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। तो आप देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत के साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक ने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। उसके पास जितनी भी रियासत थी उसी रियासत को सुदृढ़ करने का ध्यान दिया। तो आप देख रहे हैं सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक और इसके कंटेंट को लेकर के आपके बीच में हम अगली बार आते हैं, अगली क्लास को लेकर के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, सबा खैर, धन्यवाद।